क्या कहा? कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊंगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उस कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी बचपन की यादों में से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसे दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थीं, पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम, कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक और बार बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ कान छोड़िए, दर्द हो रहा है माँ, कान छोड़िए, कान तो छोड़िए आप, माँ दर्द हो रहा है माँ। माँ 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 कहते हुए ही युग अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिलाकर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ, कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? और ये मामा क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ, युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो अपना मर्दों को शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर खून ना हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं, बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या? इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ युग। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं, उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया? ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को भी मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है, और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है, सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों नहीं हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटवा। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटवा, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में, आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब ये बिटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ।
ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झूला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए हैं। युग सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नजर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे, पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो? हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वॉशरूम मतलब बिटवा? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा ये बोलो ना, तुम्हें टंकी खाली करनी है? हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर, पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी कहाँ खाली करूँ? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़े आगे ट्रेन की पटरी के पास चले जाता है और टॉयलेट करने लग जाता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रोंगामुचा। मतलब आपको वो किश्नोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटुआ, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो वो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रोंगामुचा में कहाँ रहते हैं? रोंगामुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी? पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किश्नोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पेंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है पर वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चले गया होगा और अच्छा ही हुआ चले गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करके वो खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी ही नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव है, जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ की, आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुड़ा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुड़ा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किश्नोई नदी आती है और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी जहाँ पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुड़ा गांव तो पार कर लिया था पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। किश्नोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं, आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए पर बार बार घूम फिर के फिर यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस जंगल में से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है।
कदमों की आहट सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लग जाता है कहीं यक्षिणी तो नहीं, पर फिर अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस